हेलो दोस्तों, मैं हूं वैभव और आप पहुंच चुके हैं अपने फेवरेट चैनल बिट्स फॉर बायोलॉजी पे। तो आज की इस इंपॉर्टेंट वीडियो में बात करेंगे क्विक रिवीजन सीरीज क्लास 11 की चैप्टर 21 न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके लिए। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें, चाहे नीट हो, एम्स हो, जिपमर हो, 2 से 3 क्वेश्चन तो यहाँ से हर साल पूछे जाते हैं और वो भी बिल्कुल एनसीईआरटी की डिट्टो लाइन उठाई जाती है। तो मैं आपको यहाँ बताने की कोशिश करूंगा एनसीईआरटी की वो कौन सा लाइन इंपॉर्टेंट है और कौन सा लाइन को हमें स्किप करना है। तो यहाँ हमने 2 हाइलाइटर्स का यूज किया है। एक तो आप येलो हाइलाइटर देख रहे हैं जिससे एग्जाम में वो चीजें में पूछी जा सकती हैं, उसको मैंने अंडरलाइन किया है। दूसरी चीज एक मैंने रेड से अंडरलाइन की है जो एग्जामों में पूछी गई है। तो दोनों पॉइंट आप अच्छे से देखेंगे। रेड वाला काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो पूछा जा चुका है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे ये चैप्टर न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। जैसा कि हम जानते हैं, बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स हैं, ये ऑर्गन सिस्टम हैं, सब आपस में जुड़कर काम करते हैं। सबका अपना एक कोऑर्डिनेशन होता है, तभी तो होम्योस्टैसिस का मेंटेनेंस चलता है। कोऑर्डिनेशन है 2 या 2 से ज्यादा ऑर्गन जब आपस में इंटरेक्ट कर रहे होते हैं तब जाकर कोऑर्डिनेशन होता है। तो हमें यह जानना चाहिए कि हमारे अंदर जो न्यूरल सिस्टम होता है और इंडोक्राइन सिस्टम होता है, दोनों आपस में जुड़े हुए होते हैं। एक पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन होता है हमारे नर्वस सिस्टम में क्विक कोऑर्डिनेशन के लिए। तो एक बहुत ही अच्छा सिंक्रोनाइज्ड फैशन होता है, तभी तो जाकर इतना अच्छा एक नेटवर्क तैयार हुआ, तभी तो ह्यूमन बॉडी एक बेस्ट बॉडी कही जाती है। तो इसमें कोऑर्डिनेशन का गजब का रोल होता है। इसके बाद पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन हमने देख ही लिया है। ये इंपॉर्टेंट पैराग्राफ में से कुछ इंपॉर्टेंट लाइनें जो मैंने आउटलाइन की है वही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद और भी चीज समझने वाला दे रखा है। इसके बाद हम बात करते हैं न्यूरल सिस्टम के बारे में। हम जानते हैं कोई भी न्यूरल सिस्टम होता है तो जो भी लोअर ऑर्गेनिज्म है, बात अगर करें इनवर्टेब्रेट्स की, तो काफी उनमें सिंपल होगा न्यूरल ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन जैसे जैसे ये ऑर्गेनाइजेशन धीरे धीरे बढ़ता गया, जैसे अगर बात करें वर्टेब्रेट्स के बारे में, तो बहुत ही अच्छे, बहुत ही कॉम्प्लेक्स उसमें नर्वस सिस्टम है। जैसे कि हाईली स्पेशलाइज्ड सेल्स है, न्यूरॉन्स वगैरह, जो काफी अच्छा डेवलप्ड है। जैसे बात की जा रही है यहाँ पर किसी भी इंसेक्ट के बारे में, तो उसमें नंबर ऑफ गैंग्लिया प्रेजेंट होते हैं, न्यूरल टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। आपने कॉकरोच का वीडियो देखा होगा मेरा, तो उसमें देखा होगा आपने, उसमें बता रखा था गैंग्लिया प्रेजेंट होते हैं, और जो सुप्राओशियोफेजियल गैंग्लियन होते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे ह्यूमन न्यूरल सिस्टम की। यहां से ये चैप्टर की इंपॉर्टेंस स्टार्ट हो जाती है। तो न्यूरल सिस्टम जो है उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है जिसको सीएनएस बोला जाता है, दूसरा है हमारा पीएनएस जिसको पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बोला जाता है। तो ह्यूमन न्यूरल सिस्टम के 2 पार्ट बड़े ही इंपॉर्टेंट है। काम क्या होता है, पहला सीएनएस का जनरली कमांड और कंट्रोल सिस्टम ही होता है। कोई भी इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग है या कंट्रोल होना है तो उसका साइट बिल्कुल यही होता है। सीएनएस में 2 चीजें आती हैं, एक तो ब्रेन और एक स्पाइनल कॉर्ड आता है। इसके आगे हम बात करें पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की, तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्रैनियल नर्व आते हैं और स्पाइनल नर्व आता है। आपको दोनों के नंबर याद रखने हैं। क्रैनियल नर्व तो 12 पेयर होते हैं और स्पाइनल नर्व 31 पेयर होते हैं। काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। इसके बाद हम बात करें जो नर्व फाइबर्स होते हैं पीएनएस का, तो 2 फाइबर्स हैं, एक तो एफरेंट फाइबर हुए और एक इफेरेंट फाइबर्स होते हैं। एफरेंट फाइबर्स का काम क्या है, टिश्यू से ऑर्गन तक पहुंचाते हैं इंफॉर्मेशन जो कि सेंसरी होते हैं। इसके बाद जो इफेरेंट होता है वो मोटर नर्व के थ्रू सीएनएस से टिश्यू ऑर्गन की तरफ पहुंचाते हैं। आप एक ट्रिक याद रखेंगे यहाँ पर, SAME। अगर सेंसरी है तो एफरेंट होगा, मोटर है तो इफेरेंट होगा। सिंपल सा ट्रिक है, आप याद रख सकते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ें, जो पीएनएस का डिवीजन हुआ है वो 2 पार्ट में हुआ है। एक तो सोमैटिक न्यूरल सिस्टम होता है जो सीएनएस से स्केलेटल मसल की तरफ, और एक होता है एएनएस जो कि इनवॉलेंट्री ऑर्गन है, तो सीएनएस से इनवॉलेंट्री ऑर्गन की तरफ जाएगा या स्मूथ मसल्स की ओर। तो एटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है उसका ही 2 पार्ट होता है, एक सिंपैथेटिक और एक पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक कब काम आएगा, जब भी इमरजेंसी सिचुएशन है उसमें। पैरासिम्पैथेटिक कब आएगा, नॉन इमरजेंसी के केस में, मिस एनर्जी को कंजर्व करने के लिए जरूरत पड़ी पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की। इसके बाद अगर एनसीईआरटी में जोड़ रखा है विसरल नर्वस सिस्टम, पहले ये एनसीईआरटी में नहीं था मौजूद, आज ये पेज नंबर 316 में दे रखा है। तो इसमें बात करेंगे, ये पार्ट होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का बिल्कुल। तो इसमें क्या होते हैं, नर्व्स, फाइबर्स, गैंग्लियन, प्लेक्सस वगैरह आते हैं इसमें, जो कि इंफॉर्मेशन को सीएनएस तक पहुंचाने का काम करते हैं, और विसरा से सीएनएस तक और सीएनएस से विसरा तक तो पहुंचाने का काम करते हैं। सिंपल सी पैराग्राफ है, पहले लास्ट में जुड़ी हुई होती थी, अब इसमें चैप्टर में दे रखा है।
इसके आगे हम बात करें, न्यूरॉन तो स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट होता ही है किसी भी न्यूरल सिस्टम का, ये तो बच्चों वाली बात हो गई। इसके आगे हम बात करते हैं न्यूरॉन में जो भी माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, बिल्कुल मानते हैं न्यूरॉन एक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, 3 पार्ट्स से मिलकर बने हैं। ये पार्ट्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं। पहला है सेल बॉडी, जिसको साइटोन बोला जाता है, जिसको पेरिकैरियोन बोला जाता है। नेक्स्ट है डेंड्राइट्स, ठीक है, और इसके बाद है एक्सॉन। तो इसके पहले सबसे पहले बात करें हम सेल बॉडी के बारे में। तो हम तो जानते हैं सेल बॉडी में साइटोप्लाज्म होता है न्यूक्लियस के साथ, इसमें सेल ऑर्गेनल्स भी मौजूद होते हैं। आपको एक बात याद रखना चाहिए, इसमें सेंट्रियोल्स एब्सेंट होते हैं। तो आप बोलोगे सेंट्रियोल्स क्यों एब्सेंट है? सेल डिवीजन की जरूरत होती है न्यूरॉन में? बिल्कुल नहीं, न्यूरॉन की तो जरूरत ही नहीं है सेल डिवीजन करने की। इसके बाद नेजल ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, जो चीजें इसमें पूछी जाएगी अब वो आप सुनो। नेजल्स ग्रैन्यूल कहां होते हैं? तो साइटोन में भी होते हैं और डेंड्रॉन में भी होते हैं। तो नीजल ग्रैन्यूल्स में क्या काम चलता है? तो यहाँ प्रोटीन सिंथेसिस का काम चल रहा होता है। किसने फॉर्मेशन किया? तो आरईआर ने और राइबोसोम ने फॉर्मेशन किया। जो इंपॉर्टेंट लाइनें हैं मैं आपको बताता चल रहा हूं। इसके आगे डेंड्राइट्स में मैंने आपको बताया ही, डेंड्रॉन में होगा बिल्कुल नीजल ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट। इसके आगे हम बात करते हैं डेंड्रॉन की। डेंड्रॉन जो होते हैं बड़े ही शॉर्ट फाइबर्स होते हैं, और इसके बारे में जो रिपीटेडली इनका ब्रांचिंग चलता रहता है और सेल से जनरली बाहर की तरफ प्रोजेक्ट होते हैं। और जो कंडक्शन है, अगर इंपल्स का बात करें तो टुवर्ड्स सेल बॉडी, मैंने आपको बताया था क्रैश कोर्स रिवीजन सीरीज में, ये सेंट्रीपिटल होता है। इसके आगे हम बात करेंगे एक्सॉन के बारे में। तो एक्सॉन तो जानते ही हैं आप, एक लंबा सा जो पार्ट है इसको एक्सॉन बोला जाता है। बिल्कुल फंक्शनल पार्ट है किसी भी नर्व सेल का, सिंगल होता है, लॉन्ग फाइबर है, डिस्टल एंड पे ब्रांचिंग चलती है, और ईच ब्रांच में, हर एक ब्रांच में आपको सिनेप्टिक नॉब मिलेगा, जो कि एक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है। सिनेप्टिक वेसल्स होते हैं जिनमें न्यूरोट्रांसमीटर्स मौजूद होते हैं। इसके अलावा कुछ और पार्ट देखें, न्यूरॉन के टाइप्स बता रखे हैं, वो काफी इंपॉर्टेंट है। ये डायग्राम तो बिल्कुल आपको क्लियर होगा। ये आपको डेंड्राइट्स दिख रहे हैं, बीच बीच में जो भरे हुए हैं वो नीजल ग्रैन्यूल्स हैं, राइबोसोम वगैरह, और ये सेल बॉडी है। बीच में आपको जो दिख रहा है पूरा का पूरा पार्ट सेल बॉडी है, और बीच में ये न्यूक्लियस आप देख सकते हैं। यहाँ स्वान सेल है जो कवरिंग बाहर से की गई है, और इसके बाद एक्सॉन आपको देख ही रहे हैं आप, माइलिन सीध है जो ऊपर की है, स्वान सेल जो डॉटेड डॉटेड स्ट्रक्चर है वो दिखा रखा है, जो बीच में नोड है उसको बोला गया है नोड ऑफ रैनबियर, और लास्ट में आप देख सकते हैं यहाँ पे सिनेप्टिक नॉब, और ये एक्सॉन का टर्मिनल है जहां पर टर्मिनल पार्ट, ये न्यूरॉन का आप स्ट्रक्चर देख रहे थे। इसके बाद न्यूरॉन के कुछ टाइप्स हैं, किस बेसिस पे? तो एक्सॉन के नंबर कितने हैं और डेंड्राइट्स के नंबर कितने हैं। तो पहला जो पार्ट है, हम यूनिपोलर की बात करते हैं। यूनिपोलर में सेल बॉडी तो होगा ही, एक्सॉन के साथ होता है। केसेस जब एम्ब्रियोनिक स्टेज में कोई होता है तो डोर्सल रूट गैंग्लियन उसमें होता है। इसके बाद हम बात करें बाइपोलर के केस में। बाइपोलर के केस में आपको एक एक्सॉन मिलेगा और एक डेंड्राइट मिलेगा। होता किसमें है? तो हमारे आई के रेटिना में, और भी कई एग्जांपल हैं, आपको याद नहीं रखने हैं, रेटिना आप सिर्फ याद रखना। इसके बाद मल्टीपोलर की अगर बात करें तो मल्टीपोलर में एक एक्सॉन होगा, लेकिन 2 या 2 से ज्यादा छोटे छोटे डेंड्राइट्स हो सकते हैं। किसमें होगा? सेरेब्रल कॉर्टेक्स में ये मौजूद होता है। ज्यादातर न्यूरॉन्स के केसेस में ये चीजें मौजूद होती हैं। इसके बाद हम एक्सॉन के टाइप पढ़ें माइलिन के बेसिस पे। अगर जिसमें माइलिन है तो दैट इज माइलिनेटेड नर्व फाइबर, मींस कॉम्प्लेक्स लिपिड का वो बना हुआ होता है, और जिसमें नहीं है दैट इज नॉन माइलिनेटेड। मैं बोल दूं अनमाइलिनेटेड, बिल्कुल सही है, अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर। तो अगर माइलिनेटेड की बात करें, स्वान सेल से कवरिंग होती है, माइलिन सीध से कवरिंग होती है। पूछा गया आपसे क्वेश्चन नीट 2017 में, माइलिनेटेड नर्व फाइबर की कवरिंग किससे है? तो स्वान सेल से भी है, और प्लस ओलिगोडेंड्रोसाइट से भी है, ये आपको याद रखना होगा। और अनमाइलिनेटेड जो होता है उसमें स्वान सेल से है, लेकिन माइलिन सीध का उसमें प्रेजेंस नहीं है। आप नोड ऑफ रैनबियर याद रखेंगे, माइलिन सीध के बीच का जो एडजेसेंट पार्ट होता है इसको बोला जाता है नोड ऑफ रैनबियर, आप ये चीज याद रखेंगे। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा माइलिनेटेड नर्व फाइबर कहां प्रेजेंट है? तो क्रैनियल नर्व्स में प्रेजेंट है और स्पाइनल नर्व्स में ये प्रेजेंट होते हैं, बिल्कुल। इसके बाद जो अनमाइलिनेटेड होते हैं, ऑटोनॉमिक और सोमैटिक न्यूरल सिस्टम, ये चीजें प्रेजेंट होती हैं। इसके बाद हम कंडक्शन की बात करते हैं, जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ इंपल्स। हम जानते हैं कि हमारे पास न्यूरॉन्स हैं, मसल्स हैं, जो कि एक्साइटेबल टिश्यूज होते हैं, क्योंकि इनके जो मेम्ब्रेन्स होते हैं वो पोलराइज्ड स्टेट में होते हैं। कुछ खास यहाँ पर मेम्ब्रेन्स की अगर हम बात करें वो इंपॉर्टेंट है। जो बातें मैं बोलता जा रहा हूं अब आपको गौर से सुनना है। जब कोई भी रेस्ट में है तो जो मेम्ब्रेन्स होते हैं ना न्यूरॉन्स के या मसल्स की भी बात करें तो पोलराइज्ड स्टेट में वो होते हैं। अगर रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल एक टर्म बोली जाती है
पोटेंशियल डिफरेंस जो इनर मेम्ब्रेन और जो आउटर साइड मेम्ब्रेन में जो एग्जिस्ट करता है पोटेंशियल डिफरेंस, उसको बोलते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, वैल्यू होता है -70 वोल्ट। ठीक है, इसके बाद आयंस जो इन्वॉल्व होते हैं रेस्ट कंडीशन में वो भी आप याद रखेंगे। अगर सोडियम है तो सोडियम का कंसेंट्रेशन आपसे पूछा जाएगा अंदर बाहर या ज्यादा, तो इसमें ECF में जो कंसेंट्रेशन है वो काफी ज्यादा होता है ICF के कंपैरिजन में। अगर पोटेशियम की बात करें तो ICF में ज्यादा कंसेंट्रेशन होता है एज कंपेयर टू ECF। और क्लोरीन और प्रोटीन जो होते हैं एनायन के थ्रू पास होते रहते हैं जब रेस्ट में होता है, तो मेनली अगर बात करें तो पोटेशियम ही ज्यादा अमाउंट में होता है एज कंपेयर टू सोडियम आयन। परमेबिलिटी के केस में अगर पूछा जा रहा है तो चैनल्स भी बहुत सारे होते हैं, लीकेज चैनल, गेटेड चैनल्स बहुत सारे होते हैं। इनमें एक जो सबसे खास इंपॉर्टेंट होता है वो होता है यहाँ पर एक्शन पोटेंशियल, और उसमें भी सबसे खास जो होगा सोडियम पंप, जिसमें एक एटीपी एक्सपेंड होगा अगर हम एक सोडियम और जो पोटेशियम होगा उसका पंप अगर चलाते हैं, तो उसमें एटीपेज एंजाइम भी बिल्कुल शामिल होते हैं। तो ये सब कुछ कुछ खास बातें हैं जो इसके बारे में आपको याद रखना है। मेम्ब्रेन तो आपको पता ही होगा, जो ये वाला पार्ट होता है इस पार्ट को बोला जाता है, बाहर का जो पार्ट है एक्सोलेमा बोला गया है, और अंदर में जो है एक्सोप्लाज्म भरे हुए होते हैं, तो Na+ बाहर दिखाया गया है और K+ अंदर होगा। तो इस तरह से ये पूरी पार्ट होती है। और कैसे ये काम चल रहा है आप एक बार इसका रीडिंग लगा लें। पिछले 10 सालों से तो क्वेश्चन नहीं पूछी गई है इस वाले पार्ट से, तो आप एक बार रीडिंग लगा लेंगे। थोड़ा कॉम्प्लेक्स पार्ट है, आधे घंटे 45 मिनट का ये पूरा पार्ट है। अगर आप समझते हैं इसे अच्छे से तो डीपोलराइजेशन क्या होता है, ये सब चीजें जो होती हैं, मैं अगर शॉर्ट में आपको बता दूं ना, तो डीपोलराइजेशन जो होता है, जो इनफ्लक्स हो रहा है किसी भी सोडियम आयन का, जब एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, तो जैसे ECF से ICF में सोडियम आयन जाता है, तो डीपोलराइजेशन का केस में अंदर की तरफ पॉजिटिव होगा, बाहर की तरफ नेगेटिव होगा। रिपोलराइजेशन में क्या हो रहा है, इफ्लक्स हो रहा है, पोटेशियम आयन का हो रहा है, इनसाइड नेगेटिव होगा, आउटसाइड पॉजिटिव होगा। ये सब कैसे होती हैं, तो सिंपल सा एक बार पढ़ लेंगे। इससे क्वेश्चन तो ऐसे नहीं बनते हैं, इससे बनेंगे तो कॉम्प्लेक्स बनेंगे इससे क्वेश्चन, ये तो आप मानकर चलो। इसके आगे हम बात करते हैं ट्रांसमिशन ऑफ इंपल्स के बारे में। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ट्रांसमिशन ऑफ इंपल्स, तो आप इसे गौर से समझेंगे। सबसे पहले तो हम बात करते हैं सिनेप्स होते क्या हैं। जनरली आपको पता होगा दो न्यूरॉन होते हैं, दो न्यूरॉन्स के जो बीच का जंक्शन होता है उसको हम बोला करते हैं सिनेप्स बोला करते हैं। सिनेप्स का फॉर्मेशन कैसे हुआ, अगर आप डायग्राम देखते हैं तो आपको पता चल जाएगा। एक तो प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन होता है, एक पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन होता है। आप देख सकते हैं प्री सिनेप्टिक और पोस्ट सिनेप्टिक, जो दोनों के बीच का जो मेम्ब्रेन होता है, जो दोनों के बीच का जो मेम्ब्रेन होता है, जो फॉर्मेशन हुआ है, तभी जाकर सिनेप्स का फॉर्मेशन हुआ है। जब दो मिले हैं तो बिल्कुल इंफॉर्मेशन का ट्रांसफर होना होता है एक न्यूरॉन से लेकर दूसरे न्यूरॉन तक। ये बिल्कुल जंक्शनल रीजन यहाँ पे ये मौजूद होता है। ये चीज इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे। इसके बाद आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो मैं बता रहा हूं आपसे। यहाँ पे सिनेप्टिक क्लेफ्ट जो दूसरी चीज है वो हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है सिनेप्टिक क्लेफ्ट। जो स्पेस है ना प्री मेम्ब्रेन और पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन के बीच, उसको ही सिनेप्टिक क्लेफ्ट बोला जाता है। अब आगे बात करेंगे हम, जो सिनेप्टिक क्लेफ्ट होते हैं उसके डिस्टेंस के बेसिस पे यहाँ दो टाइप के सिनेप्स होते हैं। एक तो इलेक्ट्रिकल सिनेप्स होता है और एक केमिकल सिनेप्स होता है। दो तरह के सिनेप्स होते हैं, दोनों में चलिए डिफरेंस देख लें एक बार। एक तरफ हमारा है इलेक्ट्रिकल सिनेप्स और एक तरफ है हमारा केमिकल सिनेप्स। अब बताओ फास्टर कंडक्शन किस में होगा, बिल्कुल इलेक्ट्रिकल, एनसीईआरटी की लाइन है बिल्कुल। जो केमिकल होगा उसमें स्लोअर होगा। क्लेफ्ट की अगर डिफरेंस देखें सिनेप्टिक क्लेफ्ट की, तो इसमें लगभग 0.2 नैनोमीटर का होता है, बिल्कुल क्लोज प्रॉक्सिमिटी होती है। वहीं अगर हम देखें केमिकल में तो बिल्कुल दूर होता है, 20 नैनोमीटर से भी ज्यादा होता है। जो इलेक्ट्रिकल होते हैं वो न्यूरोट्रांसमीटर्स उसमें बिल्कुल एब्सेंट होते हैं, और जो केमिकल्स होते हैं वो केमिकल सिनेप्स में प्रेजेंट होंगे न्यूरोट्रांसमीटर्स, यार जरूरत है। इसके बाद जो इलेक्ट्रिकल सिनेप्स होते हैं वो बिल्कुल रेयर होते हैं और ये मोस्ट कॉमन होते हैं केमिकल सिनेप्स। तो ठीक है, तो केमिकल सिनेप्स भी है हमारे अंदर। तो हमारे सिस्टम में इलेक्ट्रिकल सिनेप्स जो है बिल्कुल रेयर केस में वो होता है। और यहाँ पर आपको कुछ ट्रांसमीटर्स बताए जा रखे हैं। ये डायग्राम आप देखेंगे, डायग्राम पूछी गई थी आपसे नीट 2013 में, काफी इंपॉर्टेंट डायग्राम है। यहाँ पे लेवलिंग पूछा गया था आपसे, ये क्या है, तो सिनेप्टिक वेसिकल्स है, और नीचे की ये क्या है, तो रिसेप्टर्स हैं। रिसेप्टर्स किस पे हैं, दैट इज ऑन पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, वो प्री सिनेप्टिक पे रिसेप्टर्स नहीं होते, ये आपको याद रखना है। तो मैं बोल दूं कि प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, सिनेप्टिक क्लेफ्ट और पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन ये मिलकर बनाए हैं सिनेप्स को, बिल्कुल सही, हाँ ऐसा होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लास्ट में रिसेप्टर्स की बात करेंगे। जो रिसेप्टर्स आप देख रहे थे लास्ट में, जो रिसेप्टर्स था, तो वो रिसेप्टर का साइट किस पे प्रेजेंट है, तो पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पे। वो एक्साइटेटरी भी हो सकता है, इनहिबिटरी, दो तरह के न्यूरोट्रांसमीटर्स हो सकते हैं। तो चलिए एक बार देख लें थोड़ा स्पीड में।
जो स्टिमुलेटरी होता है, कहें तो एक्साइटेटरी, जैसे एसिटाइल कोलिन वगैरह है, नॉर एड्रेनलिन वगैरह है। इसके बाद जो इनहिबिटरी होता है, दैट इज गाबा, सेरोटोनिन, पार्किंसन डिजीज के केस में सब चीजें होती है, डोपामीन वगैरह में। तो ये हमारा पार्ट था, जो शुरू का पार्ट था वो हम देख चुके हैं ह्यूमन न्यूरल सिस्टम का। सेकेंड पार्ट अब देखने जा रहे हैं, सेंट्रल न्यूरल सिस्टम क्या होता है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, गौर से देखिएगा जरा इसे, सेंट्रल न्यूरल सिस्टम क्या होता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे सेंट्रल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग ऑर्गन किसको बोला जाता है, सीएनएस को, ब्रेन को बोला जाता है। अब अगर ह्यूमन ब्रेन है तो कमांड और कंट्रोल तो बिल्कुल करेगा ही, वॉलेंट्री मूवमेंट को भी, बैलेंस बॉडी का, फिर जो इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स हैं उनका फंक्शनिंग का बिल्कुल मेंटेन करने का काम करेगा। इसके अलावा थर्मोरेगुलेशन, हंगर, थ्रस्ट वगैरह को, सिरकाडियन रिदम जो होता है 24 घंटे का बॉडी का, बिल्कुल उसको, तो कई बेहद फंक्शन जो इंपॉर्टेंट है वो काम करने का करता है सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। चाहे विजन हो, हियरिंग हो, स्पीच हो, मेमोरी हो, इंटेलिजेंस हो, इमोशंस हो, थॉट्स हो, सब कुछ में ये काम कर रहा होता है सेंट्रल न्यूरल सिस्टम। ये बिल्कुल एक सही तरीका है एनसीईआरटी को एक बार अच्छे से पढ़ने का, क्योंकि आप विद इन 30-35 मिनट्स नहीं पढ़ सकते बिल्कुल एनसीईआरटी, और मेरे साथ साथ आप पढ़ सकते हो एनसीईआरटी। इसके बाद हम बात करते हैं जो ह्यूमन ब्रेन की प्रोटेक्शन की, अगर हम बात करें तो वो काफी इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन ब्रेन का अगर हम वेट देखें तो लगभग 1.5 kg का वो होता है, 1400 ग्राम का वो बिल्कुल होता है। उसमें जो प्रोटेक्शन के लिए कुछ चीजें बनाई गई, हमारा ह्यूमन ब्रेन तो स्कल के अंदर है, उसमें जो ब्रेन की कवरिंग है दैट इज क्रैनियल मेनिंजेस। जो क्रैनियल मेनिंजेस के 3 पार्ट हैं, जो सबसे पहला पार्ट है वो ड्यूरा मैटर है, दैट इज आउटर पार्ट, दैट इज हार्ड पार्ट। नेक्स्ट है इसके बाद एरेक्नोइड लेयर, इसमें मिडिल लेयर ये होता है, थीन होता है बिल्कुल ये। इसके बाद है पाया मैटर, पाया मैटर जो होता है बिल्कुल इनर लेयर होता है, बिल्कुल सॉफ्ट होता है, इसका कांटेक्ट होता है ब्रेन के टिश्यूज के साथ, काफी इंपॉर्टेंट है पाया मैटर ये। इसके बाद ब्रेन को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक तो फोर ब्रेन, अनदर वन इज मिड ब्रेन एंड लास्ट वन इज हिंड ब्रेन। जो पूछा जाएगा सबसे डेवलप्ड पार्ट कौन सा है, वो दैट इज फोर ब्रेन ऑफ कोर्स। इसके आगे हम बात करें, ये आपका एक सजेटल सेक्शन दिखा रखा है हमारे ह्यूमन ब्रेन का, कौन सी चीज कहां पे प्रेजेंट है। आगे का जो पार्ट होगा ये फोर ब्रेन का पूरा हिस्सा होता है, जिसमें सेरेब्रम वगैरह मौजूद होते हैं, सेरेब्रम भी इसमें मौजूद हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो डायंसेफ्लॉन, हाइपोथैलेमस वगैरह, ओल्फैक्टरी लोब वगैरह इसमें मौजूद होते हैं। अगर हम मिड ब्रेन की बात करें तो मिड ब्रेन में आगे हम बात करते हैं उसकी, पहले हम चलें इंपॉर्टेंट जो पार्ट है हम उसको देखते हैं। ये हमारा रहा फोर ब्रेन, अब डायग्राम देख लेना एक बार। इसके आगे हम फोर ब्रेन की बात करते हैं। फोर ब्रेन में 3 पार्ट आपके दे रखे हैं, सेरेब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस, ठीक है। इसमें जो सेरेब्रम है मेजर पार्ट ऑफ द ब्रेन का फॉर्मेशन करता है, ठीक है, सबसे ज्यादा डेवलप होता है यही ह्यूमन में। इसके बाद बात करें जो सेरेब्रम है वो तो आप देख ही ली, ह्यूमन ब्रेन का सबसे मेजर पार्ट का फॉर्मेशन कर रहा है, मोस्ट डेवलप्ड होता है। अब एक डीप क्लेफ्ट की बात की जाती है, यहाँ पे एक डिवीजन होता है जिससे पूरे ब्रेन को 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक होता है सेरेब्रल हेमिस्फेयर राइट और एक होता है सेरेब्रल हेमिस्फेयर लेफ्ट। दोनों का जो कवरिंग है, कवरिंग होता है सेरेब्रल कॉर्टेक्स से, ये आप याद रखेंगे। जो दोनों को कनेक्ट कर रहा है ना, एक राइट पार्ट हो गया एक लेफ्ट पार्ट हो गया, जो दोनों को कनेक्ट करने का काम कर रहा है दैट इज कॉर्पस कैलोसम। बहुत ही इंपॉर्टेंट, कॉर्पस कैलोसम पूछा गया है ये पार्ट, तो कॉर्पस कैलोसम यहाँ पे ये बात की जा रही है। इसके बाद आगे की ओर हम बात करें तो ये ग्रे मैटर की कुछ बातें की जा रही हैं। तो ग्रे मैटर जो होगा नर्व सेल्स से बनी हुई होती हैं, नॉन माइलिनेटेड होती हैं, और जो व्हाइट मैटर होते हैं नर्व फाइबर्स के बने हुए होते हैं, माइलिनेटेड होते हैं बिल्कुल। जो हमारा इनर पार्ट होता है सेरेब्रल हेमिस्फीयर का, वहां ये प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद सेरेब्रल मेटक्स कॉर्टेक्स में ग्रे मैटर है, तो ग्रे अपीयरेंस हो रहा है, इसके कारण इसको ग्रे मैटर बोला गया। न्यूरॉन सेल बॉडी जो होते हैं यहाँ कंसंट्रेटेड होते हैं, इसलिए कलर इनका ग्रे होता है। इसके बाद कुछ एरिया की बात की जा रही है सेरेब्रल कॉर्टेक्स में। एरिया जो होंगे वो 3 एरिया होते हैं, एक मोटर एरिया, नेक्स्ट सेंसरी एरिया और लास्ट है हमारा एसोसिएशन एरिया, जो कि ना ही सेंसरी और ना ही मोटर होता है। फंक्शंस अगर हम इनका देखें तो इंटरसेंसरी एसोसिएशंस में होते हैं, मेमोरी में और कम्युनिकेशन में इनका काफी अच्छा यूज रहा है। जो फाइबर हैं ट्रैक्ट्स के, उनका कवरिंग है माइलिन शीथ से, व्हाइट मैटर देख ही लिया हमने। नेक्स्ट थैलेमस की बात करते हैं। इसके बाद जो डायंसेफ्लॉन होता है तो उसके 3 पार्ट होते हैं। एक तो पार्ट होता है एपिथैलेमस, जो कि नहीं दे रखा है, इसमें नहीं पढ़ना है हमें, और एक दे रखा है थैलेमस, थैलेमस आप देख रहे हैं। इसके बाद हाइपोथैलेमस। जो थैलेमस होता है ना, कोऑर्डिनेटिंग सेंटर होता है, मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर ही है सेंसरी और मोटर सिग्नल का। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट हाइपोथैलेमस। थैलेमस कहां होता है हाइपोथैलेमस? ये बेस ऑफ द थैलेमस पे प्रेजेंट होता है। इसमें बहुत सारे सेंटर प्रेजेंट होते हैं जो कि कंट्रोल क्या करेंगे,
हमारे बॉडी टेम्परेचर को, हमारे ईटिंग के अर्ज को, हमारे ड्रिंकिंग के अर्ज को कंट्रोल करने का काम करते हैं। इसमें बहुत सारे न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स मौजूद होते हैं, आप इसे हार्मोन में भी पढ़ते हैं। जो न्यूक्लियाई बहुत सारे होते हैं जो कि हार्मोन का सिक्रीशन करते हैं, दैट इज कॉल्ड हाइपोथैलेमिक हार्मोन। और भी जो इनर पार्ट है, कुछ बात कर रहे हैं हम यहाँ पर लिम्बिक सिस्टम के बारे में। जो लिम्बिक सिस्टम होता है या लिम्बिक लोब होता है, उसको इमोशनल ब्रेन कहा जाता है। एक कॉम्प्लेक्स सा स्ट्रक्चर है जिसमें इंक्लूड है इनर पार्ट में सेरेब्रल हेमिस्फीयर इंक्लूड है, और अगर आउटर पार्ट की बात करें तो अमिगडाला वगैरह, हिप्पोकैम्पस वगैरह भी इन्वॉल्व होते हैं उसमें। ठीक है, इसके आगे काम क्या होता है, तो सेक्सुअल बिहेवियर को रेगुलेट करने का। हाइपोथैलेमस के साथ मिलकर बड़ा अच्छा काम करते हैं लिम्बिक सिस्टम। तो एक्सप्रेशन ऑफ इमोशनल रिएक्शन, एक्साइटमेंट, प्लेजर, रेज, फियर, मोटिवेशन से रिलेटेड इनका काम होता है। तो ये हमने देखा फोरब्रेन के बारे में। अब बात आती है मिड ब्रेन के बारे में, बहुत ही छोटा सा। पहले लोकेशन की बात करते हैं, कहाँ होता है लोकेशन। तो पहले तो जो फोरब्रेन होता है, तो पहले तो डाइनसेफ्लॉन, जो फोरब्रेन का डाइनसेफ्लॉन है उसके बीच, और हिंड ब्रेन का जो पॉन्स है उसके बीच में ये सिचुएटेड होता है मिड ब्रेन। एक कनाल होती है जिसका नाम है सेरेब्रल एक्वेडक्ट, ये पास होता है मिड ब्रेन के थ्रू, इतना आप याद रखना। इसके बाद एक है कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। ये सब जो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट जो हाईलाइटेड टर्म है ना, काफी इंपॉर्टेंट है। डोर्सल पोर्शन पे ये प्रेजेंट होता है, 4 राउंड स्वेलिंग लोब इसमें प्रेजेंट होते हैं। मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन ये ब्रेन स्टेम का फॉर्मेशन करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट चीज है ये। इसके बाद हम बात करेंगे हिंड ब्रेन के बारे में। हिंड ब्रेन में मेनली 3 चीजें आती हैं, पॉन्स, सेरेब्रम, सेरेबेलम और मेडुला। सेरेब्रम तो पहले आ चुका है, पॉन्स, सेरेबेलम और मेडुला। मेडुला को मेडुला ऑब्लंगोटा भी बोलते हैं। इसके बाद पहले तो बात करते हैं पॉन्स के बारे में। इसमें फाइबर ट्रैक्ट्स मौजूद होते हैं जो ब्रेन के और भी रीजन्स को आपस में कनेक्ट करने का काम करते हैं। सबसे मेजर अगर फंक्शन देखें पॉन्स का, तो बिल्कुल ये ब्रीदिंग रिएक्शन को हमारे अंदर न्यूरोटैक्सिक सेंटर से कंट्रोल करने का काम करते हैं। इसके आगे हम सेरेबेलम की बात करते हैं, बहुत ही ज्यादा कन्वोलेटेड सरफेस है। अब बताओ कहीं भी कन्वोलेटेड मिल जाए, सरफेस एरिया बढ़ाने की बात की जा रही है, एडिशनल स्पेस दे रहा है कि और भी न्यूरॉन, तुम भी आओ तुम भी आओ, ये न्यूरॉन प्रोवाइड करने का काम कर रहा है। सेरेबेलम के 2 पार्ट हैं, एक आउटर पार्ट होता है और एक इनर पार्ट होता है। आउटर पार्ट पे ग्रे मैटर होता है, इनर पार्ट पे व्हाइट मैटर होता है, जहां ऑर्बोविटी की बात की जाती है जो ब्रांच लाइक ट्री स्ट्रक्चर होता है। फंक्शन अगर हम देखें सेरेबेलम का, तो सेरेबेलम का एक खास जो फंक्शन होता है वो बॉडी को बैलेंस करने में, वॉलेंटरी मूवमेंट्स को कंट्रोल करने में होता है। नेक्स्ट बात की जा रही है यहाँ पर मेडुला ऑब्लंगेटा के बारे में। स्पाइनल कॉर्ड से बिल्कुल इनका कनेक्शन होता है। कंट्रोल क्या करेंगे, फंक्शन क्या है, कंट्रोल रेस्पिरेशन, कार्डियोवैस्कुलर रिफ्लेक्सेस, गैस्ट्रिक सिक्रीशंस, और भी चीजें, चाहे स्नीजिंग हो रही हो, यॉनिंग, कफिंग, स्वॉलोइंग, सैलिवेशन, वोमिटिंग रिफ्लेक्स वगैरह मौजूद होते हैं बिल्कुल यहाँ पे। इसमें कुछ चीजें और जोड़ी गई हैं। ब्रेन स्टेम जो है वो कनेक्शन का फॉर्मेशन करता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में। 3 जो रीजन होते हैं जो ब्रेन स्टेम को बनाते हैं, मिड ब्रेन, पॉन्स और मेडुला ऑब्लंगेटा। यहां तक आप समझ चुके होंगे। इसके आगे हम बात करते हैं रिफ्लेक्स एक्शन की और रिफ्लेक्स आर्क के बारे में। ये भी इंपॉर्टेंट चीज है, क्वेश्चन तो आए नहीं है यहाँ से, एक बार ये पाथवे आप देख लेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। रिफ्लेक्स एक्शन कैसे हैं, स्पॉन्टेनियस होते हैं, ऑटोमेटिक होते हैं, इनवॉलेंट्री एक्शन होता है, कोई इनका एडवर्स इफेक्ट नहीं होता है। ठीक है, रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है, तो जो भी रिफ्लेक्स एक्शन का पूरा पाथ है वो जब कंप्लीट कर जाता है तो उसको बोलते हैं रिफ्लेक्स आर्क है ये। इसमें 2 चीजें तो होनी ही चाहिए, एक तो इफरेंट न्यूरॉन होना चाहिए और एक एफरेंट न्यूरॉन होना चाहिए, ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर कुछ चीजें हैं, जैसे कि एक बता रखा है स्टिमुलस दे रहा है, तो कैसे ये मूवमेंट बिल्कुल चलेगा। तो हम जैसे ही कोई स्टिमुलस प्रोवाइड कराते हैं, कहीं हो सकता है वो एक्सटर्नल स्टिमुलस हो सकता है, इंटरनल स्टिमुलस हो सकता है, कोई भी रिसेप्टर, यहाँ पर मसल स्पिंडल है, वो सेल हो सकता है, टिश्यू हो सकता है, ऑर्गन हो सकता है, स्किन, आई, ईयर, किसी भी चीज का। अब वो क्या करेगा, एफरेंट नर्व्स जो सेंसरी नर्व्स हैं उसके थ्रू वो मैसेज पहुंचाएगा सीएनएस के पास, चाहे तो स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन वाले पार्ट में। ठीक है, इसने यहाँ पे मैसेज पहुंचा दिया। अब क्या होगा आगे की ओर, यहाँ से मोटर, जो मोटर न्यूरॉन होंगे इफरेंट पाथवे के थ्रू ये जाएंगे, इंपल्स को जनरेट जो हुआ था उसको आगे की ओर इफेक्टर ऑर्गन तक लेकर जाएंगे। इफेक्टर ऑर्गन वहीं पर फिर भी बात है, वो ऑर्गन भी हो सकता है, मसल भी हो सकता है, ग्लैंड भी हो सकता है, और उसके बाद यहाँ पे रिस्पॉन्स दिया जाएगा जिससे मूवमेंट हो सकता है, कहीं सिक्रेशन हो सकता है, कहीं कोई बिहेवियर जनरेट हो सकता है। यहाँ बात समझ चुके हैं क्या बात है रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में। अब हम कुछ देख रहे हैं सेंसरी रिसेप्शन एंड प्रोसेसिंग, जिसमें हम बात करेंगे जो हमारे सेंस ऑर्गन होते हैं उसके बारे में। तो काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा, इसके बारे में बात करते हैं।
अभी आप देख रहे हैं सेंस ऑर्गन के बारे में, आप सोच रहे होंगे ये पैराग्राफ तो पहले नहीं थी, तो ये पैराग्राफ को अब जोड़ा गया है, इसमें नोज के बारे में जोड़ा गया है और टंग के बारे में जोड़ा गया है, तो क्यों ना पहले इसके ही बारे में पढ़ लें। हमारा सबसे पहले नोज में म्यूकस कोटेड रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं। ये सब तो बातें हम जानते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। नोज में म्यूकस कोटेड रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं, जिनका काम क्या होता है, स्मेल को सेंस करने का, जो कि मौजूद होते हैं हमारे ओल्फैक्टरी रिसेप्टर्स। ओल्फैक्टरी रिसेप्टर्स का काम क्या है, सेंस ऑफ स्मेल का। ठीक है, ये बने हुए होते हैं ओल्फैक्टरी एपिथेलियम से बने हुए होते हैं, जिनमें 3 तरह के सेल मौजूद होते हैं। कौन से सेल होते हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। ऐसे बाइपोलर ओल्फैक्टरी नर्व सेल होते हैं, कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स और म्यूकस ग्लैंड के बोमेंस ग्लैंड होते हैं। इनमें आगे आप बात करें, एक बात है ओल्फैक्टरी बल्ब की। ओल्फैक्टरी बल्ब क्या होता है, जो ब्रेन्स का लिम्बिक सिस्टम है, जो कुछ देर पहले हमने बात की, उसका ही एक्सटेंशन होता है। ब्रॉड बीन साइज ऑर्गन होते हैं, ये आप याद रखेंगे। इसके बाद जो चाहे नोज हो चाहे टंग हो, वो जो डिजॉल्व्ड केमिकल्स होते हैं उनको ही वो डिटेक्ट कर पाते हैं। इनमें केमिकल सेंस अगर टेस्ट की बात की जा रही, डेट इज गस्टेशन। स्मेल की बात की जा रही तो डेट इज ऑल्फैक्टरी। टेस्ट बर्ड मौजूद होते हैं, गस्टेटरी रिसेप्टर्स वहां पे मौजूद होते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज है, आप याद रखेंगे। इसके बाद हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट, जहां से हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आई के बारे में बात करेंगे। तो आई तो आप जानते हैं ना, हमारे स्कल में मौजूद होता है, वहां पर ऑर्बिट्स होते हैं, उनमें ही मौजूद होता है। काम तो आप बेहतरीन ढंग से जानते हैं, जो भी हम इस कलरफुल दुनिया को देख रहे हैं वो हमारे आई से ही तो देख रहे हैं। तो आई क्या है, एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर है जिसमें कि 3 लेयर मौजूद होते हैं। जो सबसे बाहर का जो लेयर होता है, एक्सटर्नल लेयर, जो कि कोलेजन का बना हुआ होता है, दैट इज कॉल्ड स्क्लेरा। ठीक है, डेंस कनेक्टिव टिश्यू का बना हुआ है। एंटीरियर पोर्शन इसका कॉर्निया होता है। इसके बाद हम मिडिल लेयर की बात करते हैं, तो मिडिल लेयर को क्या बोला जाता है, कोरोइड पूछा गया है। 3 पार्ट होता है, पोस्टीरियर 2/3 आईबॉल लगभग होता है, मिडिल लेयर है बिल्कुल। डेंस वैस्कुलर लेयर ये बिल्कुल होता है, ब्लूइश कलर का ये इसका अपीयरेंस होता है। लास्ट अगर हम बात करें रेटिना के बारे में, इसके आगे हम बात करेंगे। पहले ये आप डायग्राम यहां पर देख सकते हैं, ये आगे का जो पार्ट है इसको कॉर्निया दिखा रखा है, इसमें एक्वस चैम्बर है, ये आप लेंस देख ही सकते हैं, और यहाँ पे आइरिस है। कैसे वो उसका मूवमेंट करेगा, लेंस कैसे ऑर्बिट होते हैं लिगामेंट्स वगैरह से एसिलियरी बॉडी से अटैच, वो सब हम देखेंगे पार्ट को। ये जो अंदर का आप रेड पोर्शन देख रहे हैं, ये रेटिना है पूरा। ये अंदर का विट्रियस चैम्बर है, बाहर का ये एक्वस चैम्बर हो गया। यहाँ पे फोविया सेंट्रलिस है, यहाँ ब्लाइंड स्पॉट मौजूद है, और यहाँ पे ऑप्टिक नर्व बहुत सारे पास हो रहे हैं। एक कोरोइड आप देख रहे हैं, बीच का जो लेयर है, और बाहर का जो लेयर है वो स्क्लेरा है, और सिलेरी बॉडी यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर बातें की जा रही हैं। अब कोरोइड से रिलेटेड कुछ हम बात करें, ब्लूइश कलर का है, इसमें 2 चीजें मौजूद होती हैं, एक तो सिलियरी बॉडी मौजूद होता है, एक आइरिस। पहले बात करेंगे सिलियरी बॉडी के बारे में। ये बिल्कुल थिक पार्ट होता है, एंटीरियर पार्ट में ही मौजूद होता है। अब इसमें ही एक चीज होती है आगे की तरफ, अगर हम बात करें, जो सिलियरी बॉडी होते हैं उनमें ही आगे लेंस की अगर हम बात करें, पहले आइरिस की बात देखो आप। जो आइरिस होते हैं, तो आइरिस पिगमेंटेड होते हैं, एक ओपेक स्ट्रक्चर होते हैं, विजिबल कलर्ड पोर्शन ऑफ आई बिल्कुल यही होते हैं आइरिस। लोकेशन कहाँ है ये इंपॉर्टेंट है, फ्रंट ऑफ लेंस में। अपर्चर जो सराउंड है आइरिस से उसको प्यूपिल बोला जाता है, वो इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया वो देखें, आईबॉल में ठीक है लेंस मौजूद है, उनमें लिगामेंट्स होता है जो सिलियरी बॉडी से अटैच होता है, यही क्वेश्चंस पूछे गए थे। अब आगे देखिए, 3 तरह के उसमें सेल्स मौजूद होते हैं। जो इनर लेयर होता है रेटिना का, 3 लेयर का होता है, सबसे इनर लेयर रेटिना होता है। इसमें क्या होता है, गैंग्लियोनिक सेल्स होते हैं जो कि सबसे अंदर की तरफ है, बाइपोलर सेल्स होते हैं, और इसके बाद होता है फोटो रिसेप्टर सेल्स मौजूद होते हैं जो कि आउटसाइड का लेयर होता है। जो प्यूपिल होता है ना, तो प्यूपिल का रेगुलेशन चलता है जो मसल फाइबर है आइरिस के अंदर उससे। इसके आगे हम बात करें फोटो रिसेप्टर सेल्स के बारे में, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। 2 तरह के सेल होते हैं, एक रॉड और कोन सेल होते हैं। जो रॉड सेल होते हैं वो काम आते हैं ट्यूलाइट विजन में या फोटोपिक विजन में, वो काम आते हैं। सॉरी, जो रॉड सेल्स होते हैं वो काम आते हैं ट्यूलाइट और स्कोटोपिक विजन में काम आते हैं। उनमें एक पिगमेंट होता है, वो काफी इंपॉर्टेंट है, रोडोप्सिन पिगमेंट होता है, और पर्पलिश रेड प्रोटीन विजुअल पर्पल मेनली होता है। डेरिवेटिव आपसे पूछा जाएगा तो विटामिन ए का है, फॉर्मेशन कहाँ होगा, कैरोटीन से। इसके बाद कोन्सल्स के बारे में आपसे पूछी जाएगी, ये डेलाइट विजन में बिल्कुल काम आता है, फोटो लगभग पिगमेंट जो होता है प्रेजेंट इसमें। कलर विजन की अगर हम बात करें, तो जो 3 तरह के कलर होते हैं प्राइमरी, रेड, ब्लू और ग्रीन कलर, तो मेनली इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। कोन सेल्स जो होते हैं स्टिमुलेट हो जाते हैं व्हाइट लाइट से। इसके आगे हम बात करें कुछ और,
ऑप्टिक नर्व्स तो आपने देखा ही था। इसके बाद हम बात करते हैं ब्लाइंड स्पॉट के बारे में। ब्लाइंड स्पॉट पे फोटो रिसेप्टर सेल्स जो होते हैं वो बिल्कुल एब्सेंट होते हैं और यहीं से ऑप्टिक नर्व्स जो होती हैं रेटिना से पास होती हैं। इसके बाद हम बात करते हैं मैकुला लुटिया की। ये लोइस पिगमेंट स्पॉट होता है, सेंट्रल पीट में यहाँ पे फोविया प्रेजेंट होता है। अब जो फोविया सेंट्रलिस होता है ना, तो उसमें सिर्फ कौन सेल्स प्रेजेंट होते हैं, बहुत ही ज्यादा विजुअल एक्यूटी होती है, रेजोल्यूशन काफी अच्छी। जो थिन पोर्शन है रेटिना का वहां पे ये चीजें प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट बात है एक्वस चैम्बर के बारे में। अगर हम बात करें तो जो एक्वस चैम्बर होता है, कॉर्टेक्स और लेंस के बीच का जो स्पेस है ना, उसको एक्वस चैम्बर बोलते हैं और उसमें एक्वस ह्यूमर होता है जो कि थीन वाटरी फ्लूइड होता है। इसके आगे एक नेक्स्ट चीज है विट्रियस चैम्बर। लेंस और रेटिना के बीच में जो स्पेस है वहां ये चीजें प्रेजेंट होती हैं। विट्रस ह्यूमर ट्रांसपेरेंट जेल वो होता है। इसके आगे सबसे इंपॉर्टेंट ये हमारा पार्ट है मैकेनिज्म का, कैसे काम कर रहा है ये देखिए। सबसे पहले कोई भी लाइट रे है, कोई भी लाइट रे जो विजुअल वेवलेंथ का है वो फोकस कहां पे हो रहा है, कॉर्निया पे। कॉर्निया के बाद कहां गया, लेंस पे। लेंस के बाद कहां गया, रेटिना पे। वहां दो सेल्स हैं, एक रॉड सेल्स है, कोन सेल्स। रॉड सेल क्या करेगा, उसमें रोडोप्सिन प्रोटीन है, लाइट को क्या करेगा, डिसोसिएशन हो जाएगा, उससे ब्लीचिंग जिसको बोलते हैं। देन ऑप्सिन प्रोटीन पे आएगा और इधर से क्या हो रहा है, कोन सेल्स हैं, तो कलर डिफरेंशिएशन में इनका काम हो जाता है। और ये लाइट एब्जॉर्बिंग पार्ट हैं, जितने भी फोटोपिगमेंट्स होते हैं उनमें रेटिनल जो होता है, विटामिन ए का जो होता है डेरिवेटिव अल्डेहाइड जो होता है, उसमें परमेबिलिटी कॉज करता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। पोटेंशियल डिफरेंस फिर उसमें से जनरेट हो जाएगा, फिर वो दोनों बाइपोलर सेल्स के पास आएंगे और बाइपोलर सेल्स के बाद वो गैंग्लियोनिक सेल्स के पास, वहां पे एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा। देन इसके बाद ऑप्टिक नर्व के थ्रू जो हमारा ब्रेन का विजुअल कॉर्टेक्स है वहां पे आएगा। और यहाँ पर अब फिर चलेगी एनालिसिस। जो भी इमेज का फॉर्मेशन हुआ है हमारे ब्रेन में, अब देखा जाएगा पहले हमारे मेमोरी या एक्सपीरियंस के बेसिस पे वो चीजें पहले से है या नहीं, फिर हमें दिखना स्टार्ट हो जाता है। तो ये बातें हम कर रहे थे आई के बारे में। और इसके बाद हम नेक्स्ट बात करेंगे ईयर के बारे में, जो सबसे लास्ट पोर्शन है हमारा। तो यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता रहा है, इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा ईयर। ईयर के दो काम हैं, एक तो हियरिंग, आप बचपन से सुनते आ रहे हैं इस बात को, हियरिंग में काम आता है। एक खास बात है, बॉडी बैलेंस को मेंटेन करने में इनका गजब का रोल होता है। जो ईयर है पूरा, ईयर को तीन पार्ट में हम डिवाइड करते हैं। सबसे पहला जो पोर्शन होता है आउटर ईयर होता है, नेक्स्ट है मिडिल ईयर और लास्ट है इनर ईयर। सबसे पहले हम पढ़ेंगे आउटर ईयर के बारे में। दो चीजें इसमें मौजूद होती हैं, एक तो पिन्ना होता है और एक एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स, जिसको कनाल बोलते हैं, ईयर कनाल भी इसको बोलते हैं। पिन्ना का काम क्या है, जो भी वाइब्रेशंस है एयर में उसको कलेक्ट करने का काम करेगा। इसके बाद वो भेज देगा एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स को, जहां से टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होते हैं जो कि ईयर ड्रम। तो आगे ये मैसेज धीरे धीरे चलती जाती है, वाइब्रेशन बिल्कुल इस तरह फ्लो हो रहा होता है। ये डायग्राम आप देख लेंगे मैलियस इनकस और स्टेपिस के बारे में, बिल्कुल चेन लाइक इनका होता है अरेंजमेंट, ठीक है। इसके आगे ईयर ड्रम हम लोग देख चुके हैं। मिडिल ईयर, इसके आगे जो वैक्स सेक्रेटिंग ग्लैंड है तो आप जानते ही हैं, ये सब में जो ईयर ड्रम वगैरह होता है इसके पहले जो एक ईयर कनाल है, तो वहां पे वैक्स सेक्रेटिंग सेबेस्टियस ग्लैंड मौजूद होते हैं और बिल्कुल छोटे छोटे फाइन हेयर्स भी मौजूद होते हैं, ताकि कोई भी गंदगी अंदर ना जाए, बाहर ही वो अटक जाती है। इसके बाद जो मिडिल ईयर होता है, तो मिडिल ईयर में तीन बोन्स होते हैं, मैलियस इनकस स्टेपिस। इनमें कौन सा ज्वाइंट होता है, ज्वाइंट में पढ़ चुके हैं लोकोमोशन एंड मूवमेंट में। इसमें तीन चीजें होती हैं, मैलियस इनकस और स्टेपिस, बिल्कुल चेन लाइक फैशन में तीनों अरेंज होते हैं। अब किसका किससे होता है अटैचमेंट वो देखें। जो मैलियस होता है, मैलियस का अटैचमेंट टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के साथ है, और जो स्टेपीज होता है तो स्टेपीज का कनेक्शन ओवल विंडो के साथ है। ओपन किस में होगा, तो कॉक्लिया में होगा। इसके आगे पूछा जाएगा आपसे काम क्या है मैलियस इनकस और स्टेपिज का, एफिशिएंसी बढ़ाने के काम करते हैं। एम्स 2016 में पूछा गया है क्वेश्चन, तो काफी इंपॉर्टेंट है। एम्प्लीफिकेशन में इनका काम होता है, तीन ऑसिकल्स जो मौजूद है। इसके बाद 3 पेयर्स हैं ये। इसके बाद हम बात करेंगे इनर ईयर के बारे में। तो जो इनर ईयर आप देख रहे हैं ना, तो इनर ईयर में दो चीजें होती हैं। इसके बाद हम बात करेंगे स्टिचन ट्यूब का। इनर ईयर जो होता है उसमें फ्लूइड फील्ड होता है, जिसको लैबिरिंथ बोला जाता है। दो लैबिरिंथ होते हैं, एक तो बोनी लैबिरिंथ, एक मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ। बोनी लैबिरिंथ में पेरीलिम्फ और मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ में इंडोलिम्फ। उसमें क्वाइलिंग होती है जिसको कॉक्लिया बोला जाता है, वो फ्लूइड होता है। इसके बाद हम बात कर रहे हैं स्टिचन ट्यूब के बारे में। स्टिचन ट्यूब क्या होता है, मिडिल ईयर कैविटी को फेरिंग्स के साथ कनेक्ट करने का काम करता है। काम क्या है, जो प्रेशर को इक्वलाइज करने का काम करता है ईयर ड्रम के दोनों साइड के आसपास। ये हो गया हमारा पार्ट, पेरीलिम्फ इंडोलिम्फ हमने देख ही लिया। अब बात करते हैं इंटरनल ईयर के बारे में। तो इंटरनल ईयर क्या होता है, कॉक्लिया, ठीक है, जो कि साउंड का जो पिच है उसको डिटरमाइन करने का ये काम करेगा। इसमें क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती हैं ये ध्यान से समझेंगे। पहली चीज है स्केला,
वेस्टिबुली प्रेजेंट होता है इसमें, जो सबसे अपर डोर्सल पार्ट में होता है, जो कि ओवल विंडो में जाकर खुलता है। इसके बाद रीजनस मेम्ब्रेन होते हैं इसमें, यहाँ पे देख रहे हैं आप। इसके बाद अस्केला मीडिया होता है, अस्केला मीडिया के बाद बैसलर मेम्ब्रेन होते हैं, बैसलर मेम्ब्रेन आप देख सकते हैं। और इसके बाद अस्केला टिम्पैनी होता है, जो कि लोअर पार्ट पे होता है, वेंट्रल पार्ट पे। ओपन किस में होगा? राउंड विंडो में, मिडिल ईयर में जाकर ओपन होता है। इसके आगे हम ये पार्ट देखेंगे कुछ, देखिए जो स्पेस होता है कोक्लिया में उसको अस्केला मीडिया बोला जा रहा है, जिसमें इंडोलिम्फ भरा हुआ है। इसके बाद कोक्लिया के बेस पे अस्केला वेस्टिबुलाई होता है, ये देख ही रहे हैं, ओवल विंडो में खुलता है, मैंने बताया ही आपको। अस्केला टिम्पैनी, फिर आगे ये सब बताया ही मैंने आपको। ये डायग्राम देखेंगे, एम्स की ये फेवरेट डायग्राम रही है, तो ये आप डायग्राम एक बार अच्छे से देख लेंगे, काफी इंपॉर्टेंट डायग्राम है, सब कुछ समझ में आ जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं कुछ ऑर्गन ऑफ कोर्टाई, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें हेयर सेल्स मौजूद होंगे, रोज में बिल्कुल प्रेजेंट होते हैं, ऑडिटरी रिसेप्टर्स इसमें बिल्कुल मौजूद होते हैं। इसके बाद हम आगे की ओर बात करें, स्टेरियोसीलिया वगैरह इसमें प्रेजेंट होते हैं। इसमें दो चीजें पहले प्रेजेंट हैं, एक एपिकल पार्ट में होता है और एक बेसल पार्ट में इसमें मौजूद होता है। जो हमारा एपिकल पार्ट होता है, तो एपिकल पार्ट में बहुत सारे स्टेरियोसीलिया इसमें प्रेजेंट होते हैं, जो कि इलास्टिक मेम्ब्रेन जो होता है उसके ऊपर, तो टेक्टोरियल मेम्ब्रेन ये वाला पार्ट होता है। इसके बाद बेसल पार्ट की अगर हम बात करें, तो इसमें क्लोज कांटेक्ट होता है एफरेंट नर्व फाइबर से। अब इंपॉर्टेंट पार्ट आती है वेस्टिबुलर apparatus, जो इनर ईयर का पार्ट है। हम कोक्लिया भी पढ़ रहे थे, इंटरनल ईयर का ही पार्ट था ये। एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम की बात करें वेस्टिबुलर apparatus के बारे में, लोकेशन कहाँ है? तो कोक्लिया के ऊपर इसका लोकेशन होता है। इसमें 3 सेमी सर्कुलर कैनाल होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। और नेक्स्ट होता है ओटोलिथ ऑर्गन, तो 3 सेमी सर्कुलर कैनाल हैं, तीनों एक दूसरे के राइट एंगल पे मौजूद होते हैं। इनका एक सोलन बेस होता है जिसको एम्पुला बोला जाता है, प्रोजेक्टिंग रिज होता है जिसको क्रिस्टा एम्पुलरिस बोला जाता है। इसके बाद बारी आती है ओटोलिथ ऑर्गन की, इसमें मैकुली, इसमें सेक्युल और यूट्रिकल प्रेजेंट होते हैं, और हेयर सेल्स मैकुला इसमें प्रेजेंट होता है। इसमें एक स्पेसिफिक रिसेप्टर्स होते हैं वेस्टिबुलर apparatus के पास, जो कि बॉडी बैलेंस को मेंटेन करने के लिए और पोस्चर को मेंटेन करने के लिए इनका काम होता है। क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अब आगे हम मैकेनिज्म देखें, कैसे क्या चीजें चल रही हैं, आपको मैंने बता ही दिया है। अब सिंपल सा वो अब मैकेनिज्म देखेंगे कैसे क्या चला है। सबसे पहले आप सीक्वेंस देखेंगे मेरा, सबसे पहले कोई भी साउंड वेव है वो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक हो सकता है। साउंड वेव किस में आया? एक्सटर्नल ईयर में सबसे पहले आएगा। एक्सटर्नल ईयर के बाद क्या होगा? ईयर ड्रम के पास वो चीजें चली जाएंगी। ईयर ड्रम के बाद मैलियस इनकस स्टेपेस जो मीस है वो क्या करेगी? ये उसको एम्पलीफाई करेगी जो साउंड वेव गया है वहां से। उसके बाद ओवल विंडो के पास वो चला जाएगा। ओवल विंडो के बाद क्या होगा? जो कॉक्लियर फ्लूइड होगा वहां चला गया। कॉक्लियर फ्लूइड के बाद क्या होगा? बैसलर मेम्ब्रेन में चला गया। बैसलर मेम्ब्रेन के बाद जो हेयर सेल्स हैं वो बेंड कर जाएंगे टेक्टोरियल मेम्ब्रेन के अगेंस्ट। उसके बाद क्या होगा? एफरेंट फाइबर्स जो है ऑडिटरी नर्व्स वहां मैसेज चला जाएगा। उसके बाद जो ऑडिटरी कॉर्टेक्स एरिया है जहां साउंड को एनालाइज किया जाएगा, जहां साउंड को रिकॉग्नाइज किया जाएगा, अगर ये पहले इस तरह के साउंड आए हैं तो इसको रिकॉग्नाइज कर लिया जाएगा। तो ये हमारा सिंपल सा इसमें पार्ट था, हमारा पूरा का पूरा ये न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इसके बाद हम देखेंगे एनसीईआरटी की कुछ एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज में 1-2 क्वेश्चन हमें अच्छे मिल जाते हैं जो शायद एग्जामों में पूछे जा सकते हैं। तो ये हम पार्ट देख रहे हैं, यहाँ पे हम यहाँ पे पार्ट देखेंगे आगे। आंसर द फॉलोइंग, आपको आंसर करना है। विच पार्ट ऑफ द ईयर डिटरमाइंस द पिच ऑफ द साउंड? मैंने बताया आपको कॉक्लिया। इसके बाद जो कौन सा ह्यूमन ब्रेन का पार्ट होता है जो सबसे ज्यादा डेवलप होता है, तो कौन सा पार्ट है? तो फोर ब्रेन इसका पार्ट होता है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन आंसर द फॉलोइंग का, मास्टर क्लॉक किसको बोलते हो आप? हाइपोथैलेमस को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, रीजन ऑफ द वर्टेब्रल आई वेयर द ऑप्टिक नर्व पासेस आउट द रेटिना इज कॉल्ड, क्या बोलोगे? दैट इज कॉल्ड ब्लाइंड स्पॉट। यहां पर हम पूरा कंप्लीट कर चुके न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जो हमारा क्विक रिवीजन सीरीज चल रहा था। इसके अलावा मैंने इसका क्रैश कोर्स जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां से देख सकते हैं। इसके बाद जो अगली चैप्टर की हम बात करेंगे वो होगा सबसे लास्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 22, उसका क्रैश कोर्स रिवीजन सीरीज और उसका क्विक रिवीजन सीरीज हम लोग दोनों पार्ट देखेंगे। और इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12 का चैप्टर। बहुत बहुत शुक्रिया लास्ट तक हमारे वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।